हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। क्या हो अगर आप एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम बना दें जो अपना कोड खुद लिख सकता हो, दुनिया की हर मशीन पर कब्जा कर ले और जब आप उसे रोकने चलें तो वो आपके खिलाफ ही जंग छेड़ दे। वेल, ये कोई फिल्म की स्टोरी नहीं है बल्कि ये सच्ची घटना है। 2010 की सच्ची घटना है जिसे समय रहते ही कंट्रोल कर लिया गया। दावा तो ऐसा ही किया जा रहा है, लेकिन अगर ये दावा झूठा निकला तो पूरी दुनिया के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। आज की वीडियो है स्टक्सनेट के बारे में। जनवरी 2010 इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी की एक इन्वेस्टिगेटिव टीम ईरान के नेतांज शहर में स्थित न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट का दौरा करती है, जिसका मकसद ये पता लगाना था कि कहीं ईरान न्यूक्लियर वेपन्स तो नहीं बना रहा, और ये सब अमेरिका के इशारे पर हो रहा था। आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अमेरिका ने ही शुरू करवाया था। इसके बारे में भी बताऊंगा। पहले जरा ये जान लेते हैं कि एटॉमिक एनर्जी की इन्वेस्टिगेटिव टीम को वहाँ पर क्या मिला। इन्वेस्टिगेटिव टीम ने ये देखा कि वेपन ग्रेड यूरेनियम बनाने के लिए इस्तेमाल में ली जा रही सेंट्रीफ्यूज ट्यूब एक एक करके अपने आप फटती जा रही थी, और ये किसी को भी नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है और हो क्यों रहा है। और मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो इस टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट थे। इनमें वो लोग भी शामिल थे जिन्होंने इन चीजों का निर्माण किया था। अब अगर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि जी ये सेंट्रीफ्यूज क्या चीज है, कैसे काम करती है, और पहाड़ों से निकलने वाला यूरेनियम का रॉ मटेरियल प्योर वेपन ग्रेड यूरेनियम कैसे बनता है, तो अगर आपको इन चीजों में इंटरेस्ट है तो कमेंट में लिख देना। मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। आगे चलते हैं। अब तक आपने जो भी जाना वहाँ से आपके दिमाग में 3 सवाल आने चाहिए। पहला ये कि भैया ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी काहे पूरी दुनिया का थानेदार बन के घूम रहा है, कोई देश अपने देश में क्या कर रहा है, इसकी जानकारी इसे देने की क्या जरूरत है, और क्या ये एजेंसी सिर्फ ईरान के पीछे पड़ी थी। और तीसरा ये कि इसके बाद ईरान ने क्या किया, कोई तो समाधान ढूंढा होगा। हाँ जी, बिल्कुल ढूंढा था। अब अगर इन 3 सवालों में से इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के इतिहास की बात करें तो इसका जवाब बड़ा लंबा है और मैं इसे शॉर्ट में वीडियो के एंड में बता दूंगा। अब चलते हैं दूसरे सवाल पर। तो भैया क्या ये एजेंसी सिर्फ ईरान को ही स्पेशल ट्रीटमेंट दे रही थी? ना, ऐसा नहीं है। अब किसी और के उदाहरण के बजाय भारत का ही उदाहरण ले लो। सन 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इलेक्शन जीतकर एक नई सरकार का गठन करते हैं। अमेरिका के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री के भाषणों को सुना जाए और उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो उससे साफ लगता था कि ये आदमी नेशनलिस्ट है और अमेरिका को नेशनलिस्ट लोग पसंद नहीं हैं। तो अमेरिका को ये डर था कि भैया मोदी साहब के अंडर भारत अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बहुत तेजी से आगे बढ़ाएगा। इसीलिए सन 2015 में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की कीर्तन मंडली भारत के दरवाजे पे कीर्तन करने के लिए पहुंच जाती है। अब वैसे मुझे डेट ढंग से याद नहीं है, या तो 9 मार्च है या 27 मार्च है, पर है 2015 की घटना। और ये अकेली घटना नहीं थी। इससे पहले मनमोहन सिंह की सरकार में भी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की इन्वेस्टिगेटिव टीम भारत में कीर्तन के लिए आती रहती थी, और ये स्पेशल ट्रीटमेंट हमें ही नहीं मिल रहा था बल्कि ये दुनिया के अलग अलग देशों में भी ये काम करते हैं, लेकिन ईमानदारी से नहीं करते। तो यहाँ से आपको आइडिया लग गया होगा कि ये संस्था किसी भी देश में जाके धमक पड़ती थी। अब चलते हैं तीसरे सवाल पर। जब ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी में सेंट्रीफ्यूज ट्यूब फटने लगी तो ईरान ने क्या किया? तो जी ईरान ने छोटे रूस से संपर्क किया, और छोटे रूस से मेरा मतलब है बेलारूस। और अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं बेलारूस को छोटा रूस क्यों कह रहा हूँ, तो लुकाशेंको का इतिहास पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब ईरान की सिक्योरिटी एजेंसी बेलारूस की कंप्यूटर फर्म से संपर्क करती है जो साइबर सिक्योरिटी के मामले में थोड़ी एक्सपर्ट थी। अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, यहाँ पर एक चीज समझ लीजिए। ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी में जो कुछ भी हो रहा था वो किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन आप ये मत समझ लेना कि ईरान के अंदर सिर्फ यही एक गड़बड़ चल रही थी। नहीं जी, ईरान में नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए जो कंप्यूटर्स थे वो अपनी ही अलग खिचड़ी पका रहे थे। उनके अंदर भी जबरदस्त गड़बड़ चल रही थी। तो ईरान की नेशनल सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी से जुड़े हुए जो लोग थे वो बेलारूस में संपर्क करते हैं। अब ये घटना जाकर जुड़ेगी ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी से। सारी चीजें विस्तार में बताता हूँ। ईरान की सिक्योरिटी सर्विसेज ने बेलारूस में संपर्क किया, जहां उन्होंने ये बताया कि उनका कंप्यूटर अपने आप को बार बार रिबूट कर रहा है, यहाँ तक कि हार्ड ड्राइव को निकालकर पूरी तरह से साफ करके, बोले तो सारा डाटा डिलीट करके, फॉर्मेट करके दोबारा लगाने के बाद भी ये समस्या दूर नहीं हो रही। अब बेलारूस में बैठे इंजीनियर ने जब ईरान के ऑपरेटिंग सिस्टम के कोड को खंगाला तो उन्हें पता लगा कि इसके अंदर तो एक प्रोग्राम छुप कर बैठा है, और उसे नाम दिया गया स्टक्सनेट का। और कमाल की बात ये है कि ये जो स्टक्सनेट था ये सिर्फ ईरान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स में मौजूद था। ये लगभग पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में धीरे धीरे कर रहा था। हाँ जी, भारत में भी था। सरकार नहीं बताएगी ये बात ओपन में। अब इससे पहले कि मैं इस प्रोग्राम को ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी से जोड़ूं, जरा आप ये समझ लो कि आखिर ये प्रोग्राम इतना खास क्यों था। इस प्रोग्राम के कोड को
देखने के बाद साइबर सिक्योरिटी से जुड़े हुए लोगों को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी कि ये काम किसी चिरकुट हैकर का नहीं है जो अपने बेसमेंट में बैठकर पिज्जा खाते हुए उल्टे सीधे कोड लिख रहा है, क्योंकि ज्यादातर ऐसे मालवेयर 10-20 किलोबाइट के होते हैं, लेकिन ये प्रोग्राम 500 किलोबाइट का था। अब सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के लिए अगला बड़ा सवाल ये था कि आखिर इतना बड़ा प्रोग्राम बिना कंप्यूटर में डिटेक्ट हुए इतने आराम से कैसे छुपकर बैठा था और क्या क्या कर सकता था। तो ये पता करने के लिए उन्होंने इस प्रोग्राम को एक पेन ड्राइव में डालकर बिल्कुल नए कंप्यूटर से अटैच कर दिया। और ये कंप्यूटर कोई पुराने जमाने के बाबा आदम के कंप्यूटर नहीं थे, ये बिल्कुल लेटेस्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी से लैस थे। मतलब जो भी सिक्योरिटी आप सोच सकते हैं वो सारी इस कंप्यूटर के अंदर मौजूद थी। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो बड़ा हैरान करने वाला था। जैसे ही पेन ड्राइव लगी, इसने साइबर सिक्योरिटी के कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर दिया और जितनी भी पीपनी शीपनी ढोल नगाड़े अलार्म शलार्म ये पकड़ने के लिए लगाए गए थे कि भैया कंप्यूटर में कोई अनवांटेड प्रोग्राम घुस गया है, उनमें से किसी को भी ना पता लगा कि भैया कोई मालवेयर कंप्यूटर के तार का सितार बनाकर खेल रहा है। अब देखो, आप में से कुछ लोग कंप्यूटर्स के बारे में अच्छी खासी नॉलेज रखते होंगे। अब देखो, कंप्यूटर्स के बारे में मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी पंडित तो हूँ नहीं, तो छोटा मोटा जो मुझे पता है वो बता देता हूँ। जब भी आप अपने कंप्यूटर में किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तो आपके कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम ये चेक करता है कि भैया ये सॉफ्टवेयर किस वेरीफाइड पब्लिशर ने बनाया है, मतलब इसके डिजिटल सर्टिफिकेट को चेक करता है। अब कोई इन्फेक्टेड प्रोग्राम जब आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होने की कोशिश करता है तो जाहिर सी बात है उसके पास अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट तो होगा नहीं, तो वो किसी और का सर्टिफिकेट चुराकर उसमें गड़बड़ झाला करके अपने आप को आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल करने की कोशिश करता है। लेकिन ज्यादातर मामलों में ये पकड़े जाते हैं और तब आपको ऐसी वार्निंग मिलती है। लेकिन स्टक्सनेट के साथ कमाल की बात ये थी कि इसने किसी और के डिजिटल सर्टिफिकेट के साथ छेड़खानी नहीं की थी, बल्कि असली सर्टिफिकेट ही चुरा लिया था। इसीलिए तो इसे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं पकड़ पा रहे थे। टेक्निकल हो गया, मतलब कंफ्यूजन हो गया, कोई नहीं, आसान भाषा में समझो। भैया आप पहुंच गए अमीरों की शादी में जहां पर बिना कार्ड के एंट्री ना थी। अब आपके पास हैं दो तरीके, या तो नकली कार्ड छपवाओ और उसे लेके पहुंच जाओ, या फिर किसी का असली कार्ड ही चुरा लो और एंट्री मार लो। अब असली कार्ड देखकर दरवाजे पे खड़े हुए गार्ड आपको रोकेंगे नहीं, बल्कि सम्मान के साथ अंदर जाने देंगे। अब यहाँ पे जो गार्ड हैं वो है कंप्यूटर का सिक्योरिटी सिस्टम, और जो शादी समारोह है वो है आपकी कंप्यूटर की फाइल्स, और जो आप हो जो कि किसी का असली कार्ड चुरा कर जा रहे हो, आप हो स्टक्सनेट। बस इतना सा है। अब भैया ये प्रोग्राम कंप्यूटर में घुसते ही पूछता था, स्वागत नहीं करोगे हमारा? अरे मजाक कर रहा हूँ, ये क्या कर रहा हूँ। चलो आपको मजे की बात बताता हूँ। इस प्रोग्राम के पास जो डिजिटल सर्टिफिकेट थे वो दो ऐसी कंपनियों के थे जिन्हें आप भी यूज कर रहे हो, मैं भी यूज कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि दुनिया की 90% आबादी जो कंप्यूटर चलाती है वो भी इस्तेमाल कर रही है। इस प्रोग्राम को जो डिजिटल सर्टिफिकेट असाइन हुआ था वो था रियल टेक कंपनी का और जे माइक्रोन टेक्नोलॉजीज का। अब अगला सवाल आता है ये कि इस प्रोग्राम के पास ओरिजिनल डिजिटल सर्टिफिकेट आया कहां से? मेरा इशारा समझ रहे हो ना? कैसे आ सकता है ओरिजिनल सर्टिफिकेट? हाँ, अगर आप समझ गए तो मुबारक हो, और अगर नहीं समझे तो सुनो। ऐसा तभी हो सकता है अगर उस देश की सरकार जिस देश में ये डिजिटल सर्टिफिकेट रखे हैं वही इन कंपनीज पर दबाव डालकर ये डिजिटल सर्टिफिकेट निकलवा ले। सारे तार जुड़ गए ना? कौन करेगा ऐसा काम? भाई साहब वही करेगा जिसका है ऐसे कामों में नाम बदनाम। हथियारों के ठेकेदार, जंग के सरदार, पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स के थानेदार, अमेरिका खूंखार। अब सुनो आगे। ईरान में बैठे हुए सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को ये पता लग गया कि ये प्रोग्राम जैसे ही कंप्यूटर के अंदर घुसता था, इसका सबसे पहला काम था ये कि जितने भी स्टोरेज डिवाइस उस कंप्यूटर से कनेक्टेड हैं, सबके अंदर घुस जाओ, अपनी कॉपी बनाओ और शांत होकर बैठ जाओ, ताकि जब वो स्टोरेज डिवाइस किसी और कंप्यूटर से जुड़े तो ये सेम काम ये दोबारा दोहराए। और इस तरीके से ये बिना नेटवर्क से जुड़े हुए एक एक करके हर मशीन के अंदर घुसता था। अब ईरान के सिक्योरिटी एक्सपर्ट इस नतीजे पर पहुंचे कि भाई साहब ये तो जीरो डे एक्सप्लॉइट है। अब जिनको नहीं पता कि जीरो डे एक्सप्लॉइट क्या चीज है, उनको शॉर्ट में बता देता हूँ। मान लो आप एक ताला खरीद के लाए। अब आपको और ताला बनाने वाली कंपनी को दोनों को नहीं पता कि बिना चाबी के ये ताला कैसे खुलेगा, लेकिन तीसरे बंदे को पता है। यानी ये ताला उस तीसरे बंदे के खिलाफ जीरो डे प्रोटेक्शन दे रहा है, मतलब कोई प्रोटेक्शन नहीं दे रहा। अब बिल्कुल इसी सिद्धांत पर जो सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर्स हैं, अगर वो किसी प्रोग्राम को पकड़ ना पाए तो इसे जीरो डे एक्सप्लॉइट कहा जाएगा। डार्क नेट के ऊपर जीरो डे एक्सप्लॉइट नाम से सॉफ्टवेयर हजारों डॉलर्स में बिकते हैं। ये एक्स्ट्रा जानकारी के लिए बता रहा हूँ। इसके बाद ईरानियन सिक्योरिटीज को ये पता लगा कि भाई साहब ये प्रोग्राम तो डाटा चोरी करता ही नहीं था। कहने का मतलब ये हुआ कि ना तो इसे आपके पासवर्ड चाहिए, ना आपके कंप्यूटर में रखी हुई सीक्रेट फाइल चाहिए। इसे उन चीजों से कोई मतलब था ही नहीं, बल्कि इसके इरादे इससे भी कुछ बड़ा करने के थे। ये पीएलसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, उसके प्रोग्राम से छेड़खानी कर रहा था। पीएलसी
पीएलसी होते हैं, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। अब ये कहाँ काम आते हैं? जो ऑटोमेशन इंडस्ट्री होती है। मतलब क्या है इस बात का? आप कुछ ऐसे मानो कि कोई कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री है जहाँ सारा काम मशीनों से हो रहा है। तो बोतल पहले धुलेंगी, उसके अंदर कोल्ड ड्रिंक जाएगी, फिर ढक्कन लगेगा, फिर लेबल लगेगा, फिर पैकिंग होगी। ये सारा काम एक एक करके मशीनों पर होता रहेगा। वहाँ पर मौजूद जो लेबर है या वर्कर है या इंजीनियर है, वो मोटा मोटा देखभाल का काम करेंगे। तो ये जो अपने आप काम करने की प्रक्रिया है, ये पीएलसी के द्वारा की जाती है। और ये तो छोटा सा उदाहरण है। बड़े बड़े गैस स्टेशन, पेट्रोल पंप्स, ट्रैफिक लाइट्स, न्यूक्लियर फैसिलिटी, मेडिसिन इंडस्ट्री, हेल्थ केयर सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, मिसाइल्स, सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट, ऐसी कोई भी मशीन नहीं जो ऑटोमेशन पर डिजाइन की गई हो और उसके अंदर पीएलसी ना लगा हो। ये पीएलसी के प्रोग्राम के साथ छेड़खानी करके चुपचाप उसके अंदर बैठा रहता था। किसी को भी नहीं पता कि ये कब और क्या कर देगा। इसकी ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगाइए। मान लेते हैं कि दो देशों के बीच में जंग छिड़ जाए और एक देश की सबमरीन अपने आप पानी के अंदर बंद हो जाए, वो तो डूब जाएंगी, या अपने आप मिसाइल फायर हो जाएं, या आपने जो बांध बनाए हैं, जो पानी रोका हुआ है, उनमें से अपने आप पानी निकलना शुरू हो जाए, जिसे आप रोक नहीं सकते। आपने अपनी सैटेलाइट्स को जहां पर टारगेट किया हुआ है दुश्मन पर नजर रखने के लिए, वो किसी और दिशा में घूम जाएं। अगर आप किसी तरह से पीएलसी को कंट्रोल कर लें तो बिना एक भी गोली चलाए आप किसी भी देश को घुटनों पर ला सकते हैं। आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये प्रोग्राम कितना खतरनाक था। अब आगे सुनिए। ये प्रोग्राम अगर इंटरनेट से जुड़ जाए तो उस नेटवर्क से जितने भी कंप्यूटर कनेक्टेड थे, ये अपने आप उन सभी के अंदर चला जाता था। अब ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटी में जो सेंट्रीफ्यूज को कंट्रोल करने के लिए कंप्यूटर्स लगे थे, वो एयर गैप्ड थे। अब इसका क्या मतलब हुआ? एयर गैप्ड का मतलब ये होता है कि वो कंप्यूटर अपने लोकल नेटवर्क से कनेक्टेड थे, यानी किसी भी बाहरी नेटवर्क से, यानी इंटरनेट से उनका कोई लेना देना नहीं था। अब देखिए, हुआ कुछ ये था कि ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटी में काम करने वाले साइंटिस्ट अपने घर भी जाते थे, वहाँ पर भी काम करते थे। उन्हें सिक्योरिटी मिली हुई थी तो सुरक्षा की कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन वहाँ पर जब वो काम करते हुए अपनी पेन ड्राइव या हार्ड ड्राइव इंटरनेट से कनेक्ट करते थे, तो उसी समय पर स्टक्सनेट नाम का ये सॉफ्टवेयर उनकी पेन ड्राइव या हार्ड ड्राइव में घुस गया। और जब वो पेन ड्राइव या हार्ड ड्राइव लेकर ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटी में गए और कनेक्ट करा, तब ये सॉफ्टवेयर न्यूक्लियर फैसिलिटी की पीएलसी डिवाइस के अंदर घुसकर बैठ गया, यानी सेंट्रीफ्यूज को कंट्रोल करने वाली पीएलसी डिवाइस के अंदर। अब जो बताने जा रहा हूँ उसे बहुत ध्यान से सुनना। सेंट्रीफ्यूज की पीएलसी डिवाइस, सेंट्रीफ्यूज के अंदर न्यूक्लियर फ्यूल किस रफ्तार से घूमेगा, यानी उसकी स्पिन कितनी होगी, इसको कंट्रोल करने का काम करती थी। अब अगर ये स्पिन थोड़ा धीरे या थोड़ा तेज हो जाए तो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब फट जाती थी। अब आप समझ पा रहे हो कि ईरान के अंदर जब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के लोग आए थे, तब सेंट्रीफ्यूज ट्यूब क्यों फट रही थी? इस काम के पीछे स्टक्सनेट ही था। अब आपको एक और कमाल की चीज बताता हूँ। जब स्टक्सनेट सेंट्रीफ्यूज के पीएलसी में घुसा तो उसने डाटा को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और कमाल की बात ये है कि जब उसने सेंट्रीफ्यूज के स्पिन की रफ्तार को बढ़ाया, तब जाहिर सी बात है जो वहाँ पर टेक्नीशियन बैठे हैं उन्हें ये बात पता लग जाएगी। और जब उन्होंने डाटा को चेक करा, तब स्टक्सनेट ने जो पिछला डाटा वहाँ से कलेक्ट किया था उसको ओरिजिनल डाटा के साथ बदलकर स्क्रीन पर वो डाटा दिखाया जो बिल्कुल एक्यूरेट था। अब टेक्नीशियन अपना सर खुजाने लगे, क्योंकि कंप्यूटर के डाटा के हिसाब से सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन नॉर्मल लग नहीं रहा। ये बहुत खतरनाक चीज थी। इससे जुड़ी हुई वीडियो आपको अल जजीरा पर मिल जाएगी। उसको ईरानियन गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया कि भाई तुम शूटिंग वूटिंग कर लो और देख लो कि क्या हाल मचा रखा है अमेरिका ने यहाँ पर। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया ऐसी जगह पर तो इमरजेंसी बटन होता है, उसे दबाओ और सब कुछ बंद कर लो। नहीं महाराज, इस प्रोग्राम ने इमरजेंसी प्रोटोकॉल भी बदल दिए थे, यानी आप कितना भी बटन दबा लो, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब को फटने से नहीं रोक सकते थे। स्टक्सनेट ने हर वो चीज सोच रखी थी, हर उस चीज को कंट्रोल में ले लिया था जो उसको रोकने के लिए इस्तेमाल में ली जा सकती थी, और ये हर चीज के लिए तैयार था। अब जरा थोड़ी सी जियोपॉलिटिक्स के ऊपर भी बात कर लेते हैं। आखिर ईरान वेपन ग्रेड यूरेनियम के लिए इतनी ताकत क्यों लगा रहा है? भाई सब बिजली पैदा करने के लिए। ये बात किसने बताई? ईरान ने खुद। अमेरिका और इजराइल क्या कह रहे हैं? भैया इन दोनों का है कहना साफ, हम नहीं कर सकते ईरान पे ट्रस्ट। करना पड़ेगा इसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को नष्ट, क्योंकि ये हथियार बना लेगा। न्यूक्लियर वेपन बनाकर ईरान क्या हासिल कर लेगा? तो देखो जी, खाड़ी देशों के भैया, बोले तो सऊदी अरेबिया, बन बैठे हैं सबके सरदार। अब ईरान को चाहिए अपने हिस्से का व्यापार, क्योंकि सारा तेल तो सऊदी बेच रहा है। अब अगर ईरानी हथियार बना लेंगे तो जाहिर सी बात है ये बनेगा सऊदी अरेबिया के लिए चुनौती, और लग जाएगी उसकी पनौती। सारा खेल पैसे का है। न्यूक्लियर वेपन बनाने के बाद ईरान को ये गारंटी मिल जाएगी कि अमेरिका कभी भी उसके देश में घुसकर हमला करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। अब ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने से रोकने के लिए अमेरिका ने एक सीक्रेट ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसका नाम था ऑपरेशन ओलंपिक गेम्स। ये नाम बहुत अजीब है, पर यही रखा था
इन्होंने, और ये साइबर सिक्योरिटी वॉरफेयर का हिस्सा था। अब क्या अमेरिका ने ये बात स्वीकार करी है कि उसने स्टक्सनेट को बनाया है? ना, बिल्कुल भी ना। वो क्यों एक्सेप्ट करेगा? चलो अब वापस चलते हैं अपनी कहानी पर। अब जरा सोचो, अगर कोई आपके ऊपर हमला कर दे और आप लड़ने में सक्षम हो तो आप चुप थोड़ी बैठोगे। यही हुआ। अब ईरान ने भी भैया अपनी फौज तैयार कर ली जो कोडिंग में एक्सपर्ट थे। अब इन्होंने सबसे पहले सऊदी अरेबिया यानी अमेरिका के चिंटू पर नहीं, अमेरिका के चिंटू की कंपनी पर यानी सऊदी अरामको, जो दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी है, उसके हर एक कंप्यूटर को खत्म कर दिया, उनकी हार्ड ड्राइव को डिस्ट्रॉय कर दिया। और इसके बाद हमला हुआ अमेरिका पर। इन्होंने अमेरिका के फार्गो, पीएनसी और बैंक ऑफ अमेरिका में जबरदस्त उथल पुथल मचा दी। इनके बैंकिंग सिस्टम को पूरी तरह से ठप कर दिया। भैया इशारा बिल्कुल साफ था कि तुम अगर मेरे पीछे आओगे तो मैं भी तुम्हारे पीछे जाऊंगा। और उसी दिन से ईरान और बाकी देशों के बीच में चूहे बिल्ली का खेल ऐसे ही चलता जा रहा है। अब जरा कुछ सवाल जवाब हो जाए तो आज के समय स्टक्सनेट कहाँ पर है? भैया मार्केट में है, ओपन सोर्स है, इसका कोड अवेलेबल है, कोई भी डाउनलोड कर सकता है। ऐसा सोचना भी मत, मतलब ये बात सही है कि इसका कोड इंटरनेट पर तो अवेलेबल है, लेकिन वो सही है या नहीं है इसकी गारंटी कोई भी नहीं दे सकता। लेकिन डार्क नेट पर इसका कोड मिल जाएगा। अब सोचो जिसको कोडिंग आती हो, जो ऐसी खुराफात हरकतें करता हो, उसे इसका कोड मिल जाए तो वो इसे मॉडिफाई करके बड़े बड़े कारनामे अंजाम दे सकता है। अब जरा आप ये सोचिए कि आज के समय हम पिक्चर और वीडियो बनाने के लिए एआई का इस्तेमाल करते हैं। लोग कंप्यूटर कोड को भी एआई की मदद से लिख रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में अगर स्टक्सनेट को एआई के साथ जोड़कर स्मार्ट बना दिया जाए तो ये प्रोग्राम क्या क्या कर सकता है, इसे सोचकर ही डर लगता है। टर्मिनेटर मूवी के अंदर जो स्काईनेट दिखाया गया था वो बहुत ही जल्द इस प्रोग्राम की मदद से सच हो जाएगा। मशीनें इतनी स्मार्ट हो जाएंगी कि अगर उन्हें जरा सा भी खतरा इंसानों से महसूस हुआ तो वो इंसानों का ही वजूद मिटा देंगी। एआई हमारी सोच से बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये देशों के अंदर सरकारें गिरा सकता है, डेमोक्रेसीज में इलेक्शन को प्रभावित कर सकता है, आपके पर्सनल डाटा का आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। आज के समय एआई और साइबर सिक्योरिटी ये दो ऐसी चीज हैं जैसे एक जमाने में न्यूक्लियर वेपन हुआ करते थे कि हम तो डूबेंगे सनम लेकिन तुमको साथ लेकर डूबेंगे सनम। यानी अगर तुमने हमारे ऊपर साइबर अटैक किया तो हम भी करेंगे। आज के समय बहुत से देशों ने साइबर वॉरफेयर को नेशनल सिक्योरिटी का हिस्सा बना लिया है। और अगर आपको लगता है कि ऐसा करने के बाद इस तरह के हमले बंद हो जाएंगे तो वेल, Chinese hackers targeted Indian government offices. Group was directly in communication with the Chinese government. It was hired to keep an eye on the state's quote-unquote enemies, both home and abroad. Link between the outage in Mumbai in October last year and the suspected role of Chinese hackers. Tonight, as researchers race to develop a vaccine for the coronavirus, hackers from China and other countries are working just as furiously to steal that research to create their own. तो क्या अमेरिका ने जो इतने साल पहले स्टक्सनेट का निर्माण किया था उसने इस चीज से कोई सबक लिया? मतलब शर्म वरम आ गई हो कि भैया दुनिया खतरे में आ सकती है, घूम फिर के खतरा मेरे ऊपर भी आ सकता है, अंतरात्मा से कोई ऐसी आवाज आई हो? आपको क्या लगता है? अमेरिका ने सोचा भाई ये हथियार तो बड़ा खतरनाक है, अपन इससे भी तगड़ा हथियार बनाएगा, और उन्होंने बना लिया नाइट्रस जूस। हाँ नाम अजीब है लेकिन ये खतरनाक है, काफी खतरनाक है, मतलब सबसे खतरनाक है। मान लो कल को ईरान और अमेरिका के बीच में सीधा युद्ध हो जाता है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो ये हथियार ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को बेकार कर देगा, उसकी बिजली काट देगा, पानी की सप्लाई रोक देगा, गैस की सप्लाई रोक देगा, ट्रैफिक सिग्नल बिगाड़ देगा, अलग अलग लोगों को सरकारी ऑर्डर के मेल भेजेगा जो ऑर्डर सरकार की तरफ से होंगे ही नहीं, लोगों को फेक फोन कॉल जाएंगी, मैसेजेस जाएंगे, पूरे ईरान में तहलका मच जाएगा। अब ये जो बातें मैं बता रहा हूँ ये वाला हिस्सा थोड़ा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से जुड़ा हुआ है, मतलब अमेरिका थोड़ी बताया कि हाँ मैंने ऐसा कुछ बना रखा है, तो मार्केट में मतलब समझ लो उड़ती उड़ती खबर है जो मेरे कानों तक भी आई। इसके बाद थोड़ा सा मैंने खोजबीन करी तो लग तो रहा है कि कोई खिचड़ी तो पक रही है। अब पिछले एक्सपीरियंस के बाद उससे अगर अपग्रेड किया जाए तो यही सब होना बाकी है। दुनिया में ऐसे कितने देश हैं जो इस तरह की टेक्नोलॉजी को बनाने में दिन रात एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं? तो जी चाइना, रशिया, ग्रेट ब्रिटेन नहीं, काहे का ग्रेट, नॉट सो ग्रेट ब्रिटेन, कनाडा, और कौन है, ऑस्ट्रेलिया, हाँ हो सकता है, ईरान भी कोशिश कर रहा है, फ्रांस के पास तो है, जर्मनी भी, जापान और साउथ कोरिया भी, और नॉर्थ कोरिया भी। अब आप पूछोगे इंडिया के बारे में बताओ वो मैं नहीं बताऊंगा, चैनल बंद हो जाएगा। वैसे भी मोदी जी आजकल कुछ ज्यादा ही मेहरबान है सोशल मीडिया पर काम करने वाले लोगों पर। अब जरा थोड़ा सा इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं कि ईरान का ये न्यूक्लियर प्रोग्राम आखिर शुरू कैसे हुआ, मतलब अमेरिका की मदद से कैसे शुरू हुआ। तो सुनो कहानी। 5 मार्च 1957
अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर ने एटम्स फॉर पीस नाम की एक स्कीम चलाई। 1967 में ईरान को अमेरिकी कंपनी से एक रिसर्च रिएक्टर मिल गया। अब इसके बदले में ईरान ने एनपीटी पर साइन कर दिए। ये वही न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है जिस पर भारत ने साइन नहीं किए हैं। अब इस ट्रीटी में ये लिखा हुआ है कि भैया आप लोग ना हथियार नहीं बनाओगे, मोटा मोटा ये समझ लो। अब इस बात का मतलब ये भी हुआ कि ईरान का जो एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम है वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के अंडर आएगा। वही लोग इसे वेरीफाई कर रहे थे और उनकी गाइडलाइन के अंडर ही ये चल रहा था। अब भैया 1979 में ईरानियन रेवोल्यूशन हो गया। अमेरिका ने ईरान से हाथ पीछे खींच लिए। इसके बाद नई ईरानी सरकार ने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के बारे में सोचा और रशियन न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स की मदद से अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। अब अप्रैल 1984 में एक BND रिपोर्ट लीक हो जाती है कि अगले 2 साल के अंदर ईरान पहला न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट कर लेगा, जिसके लिए न्यूक्लियर फ्यूल उसे पाकिस्तान के द्वारा दिया जा रहा है। अब बस मोटा मोटा इतना ही समझ लो कि अमेरिका ने पहले ईरान में न्यूक्लियर प्रोग्राम खड़ा किया और फिर बाद में पूरे जोर लगा दिए कि ये प्रोग्राम बंद हो जाए, लेकिन अब ईरान मान नहीं रहा। तो ये था मोटा मोटा इतिहास। अब अगर आपको इसके बारे में कुछ और जानना है या कोई सवाल या सुझाव है तो वो आप कमेंट में लिख सकते हैं। ये है इस वीडियो का अंत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। Warfare, cyber warfare against physical infrastructure is absolutely feasible, okay? Whoever did this showed that it can be done again. And by the way, there are far simpler attacks than attacking a nuclear enrichment facility. You can attack hydro and power, which are, by the way, not well secured. I guess it's a wake-up call. And the problem is it's very difficult to protect against this because the reality is that Stuxnet bypassed everything we had. Not just our company, virtually every company that we know about.